नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे। और साथ ही बुलेटिन की जो शुरुआत है वो इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएए के तहत 3 लोगों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। मध्य प्रदेश में 3 लोगों को मिली है भारतीय नागरिकता। वही हम आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद सौंपे हैं सभी को प्रमाण पत्र। शिवराज की कहानी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी इमरजेंसी की कहानी साझा की है। इसको लेकर भी हम जानकारी आपको देंगे। साथ ही डुमना एयरपोर्ट का हाल बेहाल है, इसको लेकर क्या अपडेट है, ये तमाम वो खबरें हैं जिनसे इस बुलेटिन में आप रूबरू होने वाले हैं। तो इंदौर में लव और लव आजकल प्रेमी जोड़ी की फिल्मी कहानी है, वो भी विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के तहत मध्य प्रदेश में 3 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र मिल गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी नागरिक को नागरिकता प्रमाण पत्र दिया है और इसके लिए मई में ऑनलाइन अप्लाई किया था। पाकिस्तानी नागरिकों के नाम समीर संजना मिलावी है और जबकि बांग्लादेशी महिला का नाम राखी दास है। नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलने के बाद तीनों के चेहरे में खुशी थी और तीनों ने देश और प्रदेश की सरकार को धन्यवाद दिया। मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये एक ऐसी कठिनाई थी जिसका निराकरण करके एक रिश्ता स्थापित किया गया है। ये रिश्ता हमने अखंड भारत की याद दिलाता है और उन्होंने कहा कि 1947 के पहले तत्कालीन सरकार द्वारा जो निर्णय किया गया था, हम अपने देश में सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा और उनकी चिंता करेंगे। इस भरोसे से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी भारत के पूर्व हिस्से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गए थे। और भी क्या कुछ कहा है, विस्तार से सुन लीजिए। बड़े पैमाने पे उस देश के अंदर हमारे इन धर्मावलंबियों के जान माल के और कई सारे कष्ट हुए और इस कष्ट के बाद भी दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर लेने में अपने आप प्रतिबंध लगा दिया कि इनको विदेशी माना गया, जबकि मूल रूप से ये विदेशी नहीं है, ये मूल रूप से उस अखंड भारत के इस देश के हिस्सा है। इनका कष्ट इतना ही था कि तत्कालीन सरकारों के भरोसे से ये वहां रह गए थे। बनी हुई सरकारें चाहे अफगानिस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो या बांग्लादेश की हो, ये वो उनकी सुरक्षा की छतरी उपलब्ध नहीं कर पा रही। जैसे मैंने कहा कि 47 के पहले वाला हमारे देश का हिस्सा, हमारे देश के नागरिकों का जो अधिकार था वो आपको मिलना चाहिए, आपको मिल रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और शासन के माध्यम से शासन के किसी भी विभाग की कोई भी जरूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी, शासन आपकी पूरी मदद करेगा। तो आज प्रदेश में सीए के तहत 3 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। ऐसे में जरा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए क्या है वो भी देख लीजिए, वो आपको समझा देते हैं। कुछ दिन पहले यही सीए को लेकर लगातार विवाद भी छिड़ा हुआ था, लेकिन देखिए फायदा कितना लोगों को पहुंच रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पहली बार लोकसभा में 2016 में पेश किया गया था। तो 2016 में पहली बार सीए के बिल को पेश किया गया। वही 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और उसके बाद गैर मुस्लिम प्रवासियों को इससे नागरिकता दी जा सके और इसी प्रयास को संभव करने के लिए फैसला लिया गया था। वहीं माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इसमें शामिल हैं। तो आप समझिए कि सीए के तहत क्या कानून है, सीए के अंतर्गत कौन कौन आता है और सीए किस तरीके से नागरिकता देता है देश की। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों को नागरिकता इस कानून के तहत दी जा रही है। तो आज मध्य प्रदेश में क्योंकि 3 लोगों को खुद ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीए के तहत देश का प्रमाण पत्र दिया, वहीं 9 राज्यों में दी गई है नागरिकता। साथ ही हम आपको बता दें कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र वो राज्य हैं जहां पर सीएए के तहत लोगों को देश की नागरिकता मिली है। तो चलिए अब आप समझ चुके हैं कि सीए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि सबको इक्वल
एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश रहेगी और जो लोग दूसरे देश से हमारे देश में आए हैं उनको इस देश की नागरिकता इस कानून के तहत दी जा सके, तो इस कानून के तहत दी भी जा रही है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने अपनी इमरजेंसी की कहानी साझा की है। और कहानी में दर्द तो है, लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही स्टाइल में से बताया है। क्या कुछ कहा है, सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में आपातकाल पर आयोजित इंटरनेशनल संवाद कार्यक्रम में संबोधन देने पहुंचे। कार्यक्रम दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से लेकर इंदिरा गांधी सरकार तक सभी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की इन तमाम बातों से ज्यादा उनकी कहानी ने ध्यान आकर्षित किया। कहानी जो आपातकाल की, कहानी जो संविधान के काले दिवस की थी, भले ही वो शिवराज के जीवन की काली रातें रही हों। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन मंत्री जी ने जब उन रातों के बारे में बताया तो उन किस्सों ने सोशल मीडिया पर खूब धमक मचाई, धमाल मचाया। एमपी के पूर्व सीएम वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ये किस्से बेहद दर्दनाक रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे इमरजेंसी के दौरान पुलिस ने शिवराज को दबोचा, कैसे आधी रात को पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंची, उनके घर की तलाशी ली गई। ये सारा किस्सा बताते हुए शिवराज ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि उन्होंने 4 थप्पड़े जो मुझे मारे, मुझे जैसी गालियां दी, मैं बयां नहीं कर सकता। तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा? हमें और पहले और भी दुबला पतला था, तो मेरी परीक्षा थी, तो मैंने एक बार तो ये कहा कि नहीं आंदोलन कहाँ, दूसरा बोला कि ये कहा दुबला पतला आंदोलन चलाएगा, कोई दूसरा शिवराज सिंह चौहान होगा। तो एक घाघ से हेड कांस्टेबल थे, उनका नहीं तलाशी तो ले ही लो। अब तलाशी ली तो मटेरियल निकल गया आपातकाल। मैं उसके बाद आपको बता रहा हूं, 4 थप्पड़े तो हमारे, और जैसी गालियां दी मैं बयान नहीं कर सकता। शिवराज सिंह चौहान की ये कहानी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपनी कहानी को जारी रखा और बताया कि कैसे पुलिस वाले उन्हें हबीबगंज थाने ले गए, जिसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति कर दिया गया है। साथ ही शिवराज ने थाने में हुई पूछताछ को भी पूरे विस्तार से बताया। मेरे घुटनों के जोड़ों में, कोहनियों के जोड़ों में इतने डंडे मारे गए कि आज भी जब बादल आते हैं, कड़कते हैं, तब हाथ और पैर दुखते हैं, एक एक जोड़ दुखता है। भयानक पिटाई। और मेरी उम्र कितनी थी? 17 साल मुश्किल से। ऐसी एक घटना नहीं थी, अनेकों घटनाएं थी। रात भर जगा के रखा, सोने भी नहीं दिया, खाने भी नहीं दिया। बता। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने साथ हुए एक दर्दनाक किस्से को सुनाया है, और ये कहानी तब की है जब वे 11वीं क्लास की परीक्षा देने के लिए भोपाल आए थे और किराए के कमरे में रहा करते थे। ये 1976 की बात है, तब वे छात्र जीवन में आंदोलन से जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने सुना इमरजेंसी के रात की कहानी। खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे थे, केंद्रीय मंत्री, और उन्होंने जिस तरीके से बयां किया वो दर्द भी लोग वहां पर महसूस करते नजर आए। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के आधुनिक नए टर्मिनल भवन की छत एकाएक टूट गई, और जहां ये छत गिरी उसके नीचे एयरपोर्ट पर पैसेंजर को लेकर कार खड़ी थी और छत टूटकर सीधे कार पर गिरी, जिससे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार की हालत देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि कोई आम घटना नहीं है, ये जानलेवा हो सकता था। गनीमत रही कि किसी की इसमें जान नहीं गई है। बारिश के बीच पैसेंजर ने अपनी कार MP 20 ZC 5496 को टर्मिनल भवन के पोर्च पर खड़ा कर रखा था, और भवन के बाहर कैनोपी लगी हुई थी, और साथ ही बारिश के पानी की निकासी पर्याप्त नहीं होने से लोहे से बनी कैनोपी पर भार पड़ गया, और कुछ ही पल में कैनोपी का हिस्सा टूटकर नीचे कार की छत पर गिर पड़ा। कार की छत और कांच टूट गया। वही घटना के कुछ पल पहले कार से पैसेंजर बाहर निकले थे, और इस वजह से सब कोई सकुशल रहा। तो दरअसल देखिए, समझिएगा अब पूरे मामले को। टर्मिनल बिल्डिंग के पोर्चे में
कैनोपी टेंट लगाया गया था ताकि बारिश का पानी टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर ना जा सके, लेकिन बारिश का पानी टेंट से बाहर नहीं निकल पाया और टेंट के ऊपर पानी का भार इतना बढ़ गया जिसकी वजह से लोहे के टेंट का एक हिस्सा कार पर गिर गया। आप देख सकते हैं कि कार की छत ही पूरी तरीके से गायब हो गई। किस तरीके से हादसा हुआ है, और ये आप समझेंगे कि एक अधिकारी की कार थी जो जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। इस एयरपोर्ट का हाल आप समझ जाइए कि किस तरीके से इसका लोकार्पण किया गया था। इस एयरपोर्ट के विस्तार में करीब 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और यह हादसा सुबह का बताया जा रहा है। हादसा आज सुबह 11:30 बजे का है, जहां पर डुमना एयरपोर्ट का ये दृश्य है, जहां पर 3 महीने पहले ये एयरपोर्ट बना है। ये हिस्सा जो है पूरा 3 महीने पहले ही बना है, लेकिन मामूली बारिश से ही किस तरीके से गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से गिर गए। और साथ ही कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने घटना का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा कि 10 मार्च 2024 को 500 करोड़ की लागत से मोदी की गारंटी से बने नए टर्मिनल बिल्डिंग का रूफटॉप मात्र 3 महीने में गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई नीचे नहीं था, वरना जान जा सकती थी। साफ तौर से भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। अब जब इतनी बात हो रही है तो जरा इस एयरपोर्ट के कुछ खासियत के बारे में भी जान लीजिए। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको डुमना एयरपोर्ट के बारे में जानकारी दूंगी। डुमना एयरपोर्ट जो कि जबलपुर का एयरपोर्ट है, 450 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। आप समझिए कि किस तरीके से इस पर इन्वेस्टमेंट की गई है। 500 यात्रियों की क्षमता है और इस एयरपोर्ट पे आने जाने वालों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 9000 वर्ग फीट में बिल्डिंग का क्षेत्रफल है। यानी इस एयरपोर्ट को स्पेशियस भी किया गया है और साथ ही उन्नत बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम लगाया गया है। तो तकनीकी रूप से भी इस एयरपोर्ट को आधुनिक बनाया गया है। लैंडस्केप में आधुनिक फूड कोर्ट भी है। तो कितना सुंदर और कितना भव्य इस एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, आप समझिएगा। 300 कार और बसों की पार्किंग की सुविधा है, यानी स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, तभी 300 कार और बस वहां पर पार्क हो सकती है, आप समझिएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस एयरपोर्ट का भव्य निर्माण हुआ, कितनी लागत लगाई गई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कहीं तो कमी रह गई। जिस तरीके से गुणवत्ता पर सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। वैसे तो मैंने अपने दर्शकों को समझा दिया कि कैसे यह हादसा हुआ था, लेकिन यह हादसा कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल रशिका, देखिए इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस डुमना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया गया, 450 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 10 मार्च को ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया था और महज कुछ महीनों में ही इस तरह की घटना सामने आना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा इसमें घोटाला या बड़ा इसमें लापरवाही बरती गई है। क्योंकि अगर उस कार के अंदर पैसेंजर बैठे रहते, ड्राइवर बैठा रहता, तो निश्चित तौर पर आज एक बड़ा हादसा हो जाता, एक बड़ी जनहानि हो जाती। लेकिन गनीमत रही कि जिस दौरान ये हादसा हुआ उस दौरान कार में कोई नहीं था, क्योंकि कार की जो हालत हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर बैठा होता तो निश्चित तौर पर उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंच सकती थी और उसकी बिल्कुल दुर्गेश, बड़ी घटना होते होते बच गई है। ये बताइएगा, इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई क्या हो रही है, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई अब तक? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर डुमना एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि हम इसमें जांच करेंगे, पता करेंगे कि कहाँ ये चूक हुई या किस वजह से ये घटनाक्रम हुआ। लेकिन जो स्पष्ट हो पाया उसमें यही है कि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ था, क्योंकि अगर मेंटेनेंस होता तो जो ऊपर रूफटॉप में जो पानी भरा था वो प्रॉपर निकल जाता, क्योंकि बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है जिस वजह से पानी भरा था। अगर मेंटेनेंस होता तो शायद इस हादसा ना होता, अगर उसमें कोई गड़बड़ी ना होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो निश्चित तौर पर अपना रटा रटाया जवाब जो हर घटना के बाद अधिकारी देते हैं, हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद पता करेंगे। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार घटनाक्रम हुआ ही क्यों। बिल्कुल दुर्गेश, तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ पहलू सामने आते हैं, किसकी चूक सामने आती है और कब तक कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका। लव आजकल
हालांकि ये फिल्म का नाम है, आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये क्यों कह रही हूँ लव आजकल, लेकिन हम आपको ना तो वो फिल्म दिखाने जा रहे हैं और ना ही फिल्म की समीक्षा करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, आपको आजकल के लव की दो कहानियां जरूर दिखाने वाले हैं। एक में प्रेमी प्रेमिका की जान लेने की कोशिश करता है, तो दूसरी स्टोरी में प्रेमी ने अपनी ही जान ले ली। देखिए इंदौर में आजकल के प्रेम की कहानी। तो चलिए चलते हैं आज के लव की पहली स्टोरी की तरफ। पहली कहानी है उस प्रेमी जोड़े की जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका को धोखा देकर किसी और से सगाई कर ली, और जब प्रेमिका को इस बात का पता चला तो वो प्रेमी के घर पहुंच गई, जहां दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद होते होते इतना बढ़ गया कि प्रेमी ने प्रेमिका को दूसरी मंजिल से फेंक दिया, लेकिन प्रेमी ने ही उसे अस्पताल भी पहुंचाया और इसके बाद फरार हो गया। रीना सोशल मीडिया के माध्यम से अमन वर्मा से मिली थी, उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई थी, शादी का वादा भी किया गया था, लेकिन अमन ने रीना को छोड़कर दूसरी युवती से एंगेजमेंट कर ली थी। इसकी जानकारी लगने के बाद रीना उससे बात करने के लिए यहाँ पहुँची थी। वह उसके फ्लैट में पहुँची थी, उसके परिजन से बात की और अमन से बात करते हुए उन दोनों का विवाद भी हो गया था। उस विवाद के बाद ही उसे दूसरी मंजिल पर ले गया और वहाँ से फेंक दिया, लेकिन रीना बच गई। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। दरअसल मूसाखेड़ी भील कॉलोनी की रहने वाली 19 साल की रीना चौहान की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए मन भवन नगर के अमन वर्मा से 8 महीने पहले हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे के लिए खूब कस्में खाई, वादे किए, लेकिन 7 दिन पहले अमन ने किसी और युवती से सगाई कर ली। इसकी जानकारी लगने के बाद रीना अमन के घर पहुंची। यहाँ सगाई की बात पर रीना अमन के बीच बहस छिड़ गई। इस पर अमन ने उसे बात करने के लिए दूसरी मंजिल पर बुलाया। यहाँ बात करते हुए विवाद इस कदर बढ़ गया कि अमन ने रीना को दूसरी मंजिल से फेंक दिया। दूसरी मंजिल से गिरने की वजह से रीना के पैर में और रीढ़ की हड्डी में चोटें आई, लेकिन अमन के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं रीना अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज जारी है। जो घायल लड़की है उसका कहना है कि वाद विवाद के दौरान गुस्से में आकर इसने उसको धक्का दे दिया नीचे। धक्का देने से नीचे गिर गई, इसके हाथ पैर में रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोटें आई। तब इसके परिवार वाले लोग उसको हॉस्पिटल में ले गए, लड़की की बहन को सूचना दी गई और फिर वो लोग जो आरोपी है वो फरार हो गया था। तो पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल पहुंचाया गया था। पुलिस द्वारा अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पुख्ते तौर पे कहा जाएगा कि मृत्यु का कारण क्या था, बट प्राइमा फेसाई हैंगिंग मृत्यु का कारण लगता है। इनफॉर्मल सोर्सेस से ये पता चला है कि बच्चे का शायद किसी लड़की के साथ अफेयर था और चूँकि दोनों ही नाबालिग थे तो अभी उनकी शादी संभव होना पॉसिबल नहीं था, तो परिजनों ने यही दोनों को समझाया। इस दरमियान शायद कुछ हॉट टॉक वगैरह हुई हो, जिसके संबंध में बच्चे ने ऐसा कदम उठाया। तो अब आजकल के लव की दूसरी लव स्टोरी की ओर चलते हैं। इस लव स्टोरी में 16 साल के नाबालिग किशोर ने फांसी लगा ली, क्योंकि परिजन ने 14 साल की उसके गर्लफ्रेंड से शादी करने से इनकार कर दिया था। ये बात एरोड्रम थाना क्षेत्र के कृष्णबाग कॉलोनी के रहने वाले हिमांशु चौहान को इतना नागवार गुजरा कि फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक हिमांशु का इलाके में ही रहने वाली 14 साल की किशोरी से अफेयर चल रहा था। कुछ महीने पहले ही दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। हिमांशु उससे शादी करने के पीछे पड़ा था। परिजन उसे समझा चुके थे कि अभी ना तो उसकी और ना ही उसकी प्रेमिका की शादी की उम्र है, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। इस पर हिमांशु की मां उसकी प्रेमिका के घर शादी की बात करने गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद उसकी प्रेमिका की मां भड़क गई और अपनी बेटी की जमकर पिटाई कर दी। बस इसी से दुखी होकर हिमांशु ने फांसी लगा ली। सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली दोस्ती और प्रेम की अधिकतम मामलों में कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ होने वाली दोस्ती में अक्सर धोखा ही धोखा देखने को मिलता है। ऐसे ही कई शिकायतें पुलिस को मिलती रहती है, जिसमें शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की शिकायत मिलती रहती है। लेकिन इस जानलेवा लव स्टोरी को देखकर माता पिता को चिंता करना बेहद जरूरी है। तो आपने समझा कि ये दोनों प्रेम कहानी कितनी दिलचस्प थी और ये प्रेम कितना खतरनाक था। तो चलिए मंदसौर की बात कर लेते हैं, क्योंकि मंदसौर के सेंट थॉमस स्कूल में हंगामा हो गया और ये हंगामा किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने। कार्यकर्ताओं ने किया ये प्रदर्शन, जहां पर स्कूल में जमकर प्रदर्शन किया गया और इतने जोश में आ गए कि शीशे और अंदर रखे टेबल कुर्सियों को भी तोड़ दिया। हंगामे का पूरा वीडियो स्कूल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। वहीं तोड़फोड़ और हंगामे के दौरान एक ABVP कार्यकर्ता को चोट आई है और साथ ही
सूचना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन का अमला भी पहुंचा। हंगामे के चलते स्कूल में अफरा तफरी मच गई और इस पूरे मसले पर एबीवीपी कार्यकर्ता का कहना है कि आगामी 9 जुलाई को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर जब हम चर्चा करने गए तो हमें घंटों तक इंतजार कराया गया और फिर कह दिया गया कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं, जिसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये हम विद्यार्थियों से बात करने के लिए इस स्कूल में आए थे। तो पहले तो इन्होंने हमारे 2 कार्यकर्ताओं को इंतजार कराया 2 घंटे से। उसके बाद हम जब इनसे मिलने गए तो इन्होंने बोला कि यहाँ विद्यार्थी परिषद या कोई संगठन नहीं चलता है और आप लोग यहाँ नहीं आ सकते हो, और यहाँ हम तिलक लगाने वालों को अलावा मानने वालों को अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद हम जब यहाँ भारत माता के नारे लगाने और एक छोटा सा प्रदर्शन करने के लिए यहाँ गेट तक पहुँचे, तो यहाँ के जो मैडम है उन्होंने हमें रोकने का प्रयास किया और ये बोला कि यहाँ भारत माता के नारे नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने ये आंदोलन किया। हमने तोड़फोड़ करी है और अगर ये अब भी नहीं सुधरे हैं तो इस पे ताला लगा के ना अच्छे लपक के तोड़फोड़ करेंगे, ये हम बोल रहे हैं। आप तो देखिए, मामले में सेंट थॉमस स्कूल के मैनेजर फादर जोनस और प्रशासन का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। 3 लोग मेरा दफ्तर में आए थे और उन्होंने कहा कि जुलाई 9 तारीख कुछ एबीपी द्वारा कुछ कार्यक्रम होने वाला है। तो उनकी मांग थी कि बच्चों को भगवा ड्रेस पहना के यहाँ से मैदान में पहुंचाएं। तो मैंने बोला उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ। अगर चाहें तो घर से वो पहन के आ सकते हैं, घर से पहन के सीधा मैदान जा सकते हैं। स्कूल आना तो उनको यूनिफॉर्म पहन के आना है। तो इतने में वो थोड़ा नाराज हो गए, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो नाराज होकर चले गए। फिर उसके बाद कुछ बड़े ग्रुप में कुछ लोग आए तो उन्होंने आके फिर हंगामा कुछ नारे वारे लगाए तोड़फोड़ करके। सागर से बड़ी खबर इस बीच, जहां पर विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। शराबी शिक्षक की दिखाई थी खबर। प्रशासन ने शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया। हमने आपको दिखाया था कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही इस कदर हावी है कि लोगों की कुछ भी सुनने देखने को लोग तैयार नहीं है। ऐसा ही मामला सामने आया है रैली थाना अंतर्गत आने वाले जमनापुर परासिया गांव का, जहां पर शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक रामलाल अहिरवार जो स्कूल जाने के पहले ही नशे में चूर हो जाते हैं। स्कूल पहुंचते पहुंचते शिक्षक इतने नशे में डूब जाते हैं कि उन्हें बच्चों से अच्छे से बात करने और पढ़ाने की हिम्मत तक उनके अंदर नहीं बचती है। हम नहीं, ये तस्वीरों ने बताया था, ग्रामीणों ने आरोप लगाया था। उसके बाद इस खबर को हमने विस्तार से दिखाया, जिसके बाद इस पूरे खबर में संज्ञान लिया गया है। विस्तार न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बता दे पहले वो तुम्हें कब मारो दद्दा हमने भन्नु तो बताओ भन्नु और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।